नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र ने कोविड-19 के ठोस प्रबंधन के लिए राज्यों से विशेष हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों की पहचान करने को कहा। कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 25% हुई। रोगियों की संख्या अब 11 दिन में दोगुनी। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराने की अनुमति दी। झारखंड विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से तेलंगाना से अपने प्रवासी मजदूरों को वापस ला रहा है। अन्य राज्यों ने भी अपने मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। केंद्र ने क्षेत्र स्तर पर कोविड-19 के ठोस प्रबंधन के लिए राज्यों से विशेष हस्तक्षेप वाले इलाकों की पहचान करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कहा कि हॉटस्पॉट या रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में पहले निर्धारित किए गए जिलों की पहचान प्राथमिक रूप से संक्रमण के समग्र मानकों, मामलों और रोगियों की संख्या दुगनी होने की दर के आधार पर की गई थी। अब रोगियों के ठीक होने की दर बढ़ने से विधिवत और व्यापक मानदंड के आधार पर विभिन्न जोन में जिलों की पहचान की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अब तक संक्रमण से मुक्त या पिछले 21 दिन में संक्रमण का कोई मामला न होने पर ही किसी जिले को ग्रीन जोन माना जाएगा। क्षेत्र के आधार पर सुझावों और राज्य स्तर पर अतिरिक्त विश्लेषण के बाद राज्य अतिरिक्त रेड या ऑरेंज जोन की पहचान कर सकते हैं, लेकिन वे रेड या ऑरेंज के रूप में जिलों के जोनल वर्गीकरण पर छूट नहीं दे सकेंगे। अधिकारी ने वायरस के फैलने की कड़ी तोड़ने के लिए रेड और ऑरेंज जोन में आवश्यक कार्रवाई पर बल दिया। इन जिलों में कंटेनमेंट जोन को संक्रमण के मामलों और संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान, संक्रमण के मामलों के भौगोलिक वितरण की पहचान तथा कार्ययोजना क्षमता के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों को इन तथ्यों के आधार पर कंटेनमेंट जोन को समुचित रूप से परिभाषित करना चाहिए। कंटेनमेंट जोन के आसपास बफर जोन की भी पहचान की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने अगले सप्ताह के लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के रूप में पहचाने गए जिलों की सूची भी जारी की। इसके तहत 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन में रखा गया है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 35,043 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 8,889 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,147 की इस महामारी से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है। टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 13.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन राज्यों की सूची जारी की जिनमें संक्रमण दोगुनी होने की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो रही है। देश का डबलिंग रेट, जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह अब 11 दिन हो गया है। कई स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। कोविड-19 से मृत्यु दर 3.2% है। इस महामारी से मरने वाले कुल रोगियों में से 78% अन्य रोगों से भी ग्रस्त थे। गृह मंत्रालय के एक और अधिकारी ने बताया कि अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने बताया है कि पूर्णबंदी और परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन लगभग पूरी तरह से किया जा रहा है। हैदराबाद हमारी जो IMCT गई है, उन्होंने अस्पतालों का, सेंट्रल ड्रग स्टोर, शेल्टर होम्स, मंडी इत्यादि का दौरा किया। उन्होंने पाया कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट्स, PPE किट्स उपलब्ध हैं। राज्य सरकार एक एंड टू एंड IT डैशबोर्ड यूज कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्रैकिंग कर रही है। उन्होंने गांधी अस्पताल भी विजिट किया और यहां टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि स्थानीय अधिकारियों को देश भर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने पहले जारी किए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना जरूरी है। गृह सचिव ने राज्यों से कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला अधिकारी और अन्य एजेंसी इस संबंध में पूरी तरह से अवगत रहें। उन्होंने पत्र में ऐसी खबरों का भी उल्लेख किया कि ट्रक के मुक्त आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्रों की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान सक्रियता के साथ करने और उन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों की आवश्यक स्वीकृति निश्चित समय सीमा के भीतर देने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को निर्देश दिया है। श्री मोदी ने कल दिल्ली में एक बैठक में देश में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। अर्थव्यवस्था को गति देने और स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने देश में मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग सुनिश्चित करने के संभावित सुधारों पर विचार विमर्श के लिए कल बैठक की। बैठक में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में सशस्त्र बलों की छोटी और लंबी अवधि की जरूरतों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन के नोवेल कोरोना वायरस से शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत अपने अभिन्न मित्र रूस के साथ खड़ा है। रूस के प्रधानमंत्री कल कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे और उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि वो आइसोलेशन में रहेंगे। भारत ने G20 देशों से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ठोस डिजिटल कार्ययोजना तैयार करने का आह्वान किया है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा के लिए G20 देशों के डिजिटल आर्थिक मंत्रियों की विशेष बैठक में भाग लेते हुए संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए G20 देशों के दायित्व पर बल दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य DTH चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। ये आकाशवाणी है। झारखंड विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से तेलंगाना से अपने प्रवासी मजदूरों को वापस ला रहा है। अन्य राज्यों ने भी अपने मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने वाला पहला राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में ढील के बाद तेलंगाना के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के बीच आज रेलगाड़ी चलाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ट्वीट कर यह बताया था कि उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ झारखंड के अपने प्रवासी मजदूरों को रेलवे के माध्यम से सुदूरवर्ती स्थानों से घरों में वापस लाने में सहयोग देने के लिए बातचीत की थी। लगभग 1200 मजदूरों की आधी रात के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल हटिया रेलवे स्टेशन को रेलवे अधिकारियों की देखरेख में सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। दिल्ली सरकार देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राजस्थान में फंसे अपने विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए करीब 40 बसें कोटा भेज रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विद्यार्थियों को लेकर इन बसों के कल दिल्ली पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित कुछ अन्य राज्यों के साथ भी बातचीत की है ताकि फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजा जा सके।
कोविड-19 रोगियों के बारे में श्री केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 3,515 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,100 रोगी ठीक हो गए हैं। अब तक 59 रोगियों की मृत्यु हुई है। दिल्ली सरकार प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 2,300 लोगों की जांच करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण किए जा रहे हैं। इस अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से पहला रोगी ठीक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस महीने से प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 10 किलोग्राम राशन मुफ्त उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली गुरुग्राम सीमा को आज सील कर दिया है और राष्ट्रीय राजधानी से आने वाले लोगों से वापस जाने को कहा। आज सुबह 10 बजे से समुचित अनुमति पत्र के बिना वाहनों और लोगों को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और सरकारी अधिकारियों को छूट दी गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 84 हो गई है। इनमें सबसे अधिक 25 लोग सीवान के हैं, मुंगेर के 17 और नालंदा के 12 लोग हैं। राज्य के 29 जिलों के अब तक 426 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 340 रोगियों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। राज्य प्रशासन ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 8 रोगियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल को खाली कराने का निर्देश दिया है। अस्पताल के एक चिकित्सक और नर्स में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह अस्पताल रविवार तक बंद रहेगा। अस्पताल के सभी वार्डों को सैनिटाइज किया जाएगा। रोगियों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस बीच बिहार के लोगों ने केंद्र की तरफ से मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं पर खुशी व्यक्त की। मैं नरेश कुमार, छोटू सोनी, घर रघुनाथपुर, थाना तुर्कलिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार का निवासी हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान में मैं अपना खेती सही समय पर गेहूं का कटनी करा लिया और सब समय पर हो रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का रुपया आ भी गया, राशन का पैसा भी समय पर मिल जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री सहयोग बहुत ज्यादा है, बहुत सराहनीय काम है ये। मैं रंजीत सिंह फतेहपुर जिला पटना से बोल रहा हूँ। हमें प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत 2000 रुपया हमें प्राप्त हुआ है और उस पैसा से मैं खेत में छिड़काव किया हूँ और आम वगैरह का पेड़ है उस पर मैं छिड़काव किया हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। राजस्थान में आज 33 नए मामले आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 2617 हो गई है। सबसे अधिक 11 लोग अजमेर से, चित्तौड़गढ़ और कोटा से 7-7, जयपुर से 6, राजसमंद और जोधपुर से 1-1 लोग संक्रमित पाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 से अब तक राज्य में 61 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा जयपुर और जोधपुर शहर प्रभावित हैं। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए इन शहरों के चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू जारी है। संक्रमण के 27% मामले 5 अन्य जिलों से हैं, जिनमें अजमेर, भरतपुर, कोटा, नागौर और टोंक शामिल है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में जांच क्षमता बढ़कर 9000 सैंपल प्रतिदिन हो चुकी है और जल्द ही इसे 10,000 सैंपल प्रतिदिन किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। चंडीगढ़ में आज 14 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके साथ कुल संक्रमित लोगों की संख्या 88 हो गई है। 70 लोगों का उपचार चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ऐसा लगता है कि राज्य नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी तोड़ने में सफल रहा है। आज महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संक्रमित क्षेत्रों में छूट दी जाएगी। राज्य में 583 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ कोविड-19 रोगियों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। राज्य में 10,498 लोग संक्रमित हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि अप्रैल के दौरान 1,56,02,434 राशन कार्ड धारकों को 69,16,722 क्विंटल अनाज वितरित किया गया। चेन्नई में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपाय तेज कर दिए गए हैं। तमिलनाडु में कल संक्रमण की पुष्टि वाले 161 रोगियों में 138 चेन्नई के हैं। राज्य के पर्यटन स्थल कोडाईकनाल में मशहूर ग्रीष्मकालीन उत्सव इस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में आज 60 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,463 हो गई है।
इनमें से 403 रोगी ठीक हो गए हैं, जबकि 1227 रोगियों का इलाज चल रहा है। बंगलुरु नगर निगम ने आदेश जारी कर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इस बीच कर्नाटक में कोविड-19 परीक्षण क्षमता मार्च में 500 से बढ़कर अब प्रतिदिन 5,000 परीक्षण हो गई है। श्रम मंत्री शिवराम हेब्बार ने कहा कि मध्य प्रदेश में फंसे 19 विद्यार्थी अपने गृह नगर लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें वापस भेजने के लिए बस की व्यवस्था की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिला प्रशासन ने कोविड-19 से बचाव के लिए सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। श्रीनगर जिला प्रशासन ने आज से सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन श्रीनगर के निवासियों के लिए 15 लाख फेस मास्क उपलब्ध कर रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 फेस मास्क का एक पैकेट प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने लोगों से दिशा निर्देशों और अन्य सुरक्षा सावधानियों का पालन करने का भी आग्रह किया है, जैसे कि नियमित रूप से हाथ धोने, सैनिटाइजर का उपयोग करना और उचित सामाजिक दूरी बनाए रखना है। श्रीनगर से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं सुनील कौल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने कोविड-19 के ठोस प्रबंधन के लिए राज्यों से विशेष हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों की पहचान करने को कहा। कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 25% हुई, रोगियों की संख्या अब 11 दिनों में दोगुनी। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराने की अनुमति दी। झारखंड विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से तेलंगाना से अपने प्रवासी मजदूरों को वापस ला रहा है। अन्य राज्यों ने भी अपने मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी राज्य की सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर आज से लागू हो गई है। राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत राज्य का निवासी या अन्य कोई व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकता है। मध्य प्रदेश सरकार श्रम कानून में सुधार कर कोरोना चुनौती को अवसर में बदलने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश में श्रम कानून बाधा न बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रम सुधारों पर श्रम विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से श्रम कानूनों को सरल बनाने और केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सुधारों को शामिल करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोरोना संकट के कारण कई उद्योग चीन जैसे देशों को छोड़ रहे हैं। वे अन्य देशों में अपने उद्योग स्थापित करेंगे। यह हमारे प्रदेश के लिए एक अवसर है। हमें अपने श्रम कानूनों और औद्योगिक नीति को इस तरह से बनाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक निवेशक आकर्षित हों। इस बीच कोरोना संकट के कारण अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को वापस लाने का काम प्रभावी ढंग से जारी है। अब तक 35,000 श्रमिक वापस आ गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री किसानों को 2,990 करोड़ रुपए के फसल बीमा का ऑनलाइन भुगतान करेंगे, जिससे राज्य के 14,93,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्पष्ट किया है कि अब तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि BCG कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। संगठन ने कहा कि इस बारे में 2 परीक्षण किए जा रहे हैं। परिणाम और सबूत मिलने पर इसे साझा किया जाएगा। आकाशवाणी की विशेषज्ञ सलाह की श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय से अवगत कराते हैं। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कोरोना वायरस को कैसे रोका जा सकता है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर, तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ज्यादातर मामलों में कोविड-19 संक्रमण स्वयं तक ही सीमित है और बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस इन्फेक्शन दोनों की दोनों आमतौर से अपने आप ही सेटल कर जाते हैं। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं।
10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। सेटल आप हो जाएंगे, लेकिन इसका बचाव अपने लिए, जिससे कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ना आए और उससे ज्यादा दूसरों को ना लगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि किसी इंसान को अगर हल्के रूप में कोरोना वायरस हुआ है तो जिससे उस इंसान को लगेगा वो भी हल्का ही होगा, वो इतना तीखा हो सकता है कि वो जानलेवा भी हो सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर देश दीपक इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कोविड-19 के कारण भारत में रह रहे अमेरिकी नागरिक ने वीजा अवधि बढ़ाने के लिए केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। 74 वर्षीय टेरी जॉन का तर्क है कि वो सुरक्षा कारणों से अभी भारत में रहना चाहता है। उसने कहा कि वो अमेरिका की अपेक्षा भारत में रहना सुरक्षित समझता है, इसलिए उसके वीजा की अवधि 6 महीने बढ़ाई जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग इस महीने की 21 तारीख को महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव कराएगा। चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी की जाएगी और नामांकन 11 मई तक भरे जा सकेंगे। वोटों की गिनती मतदान के दिन ही होगी। इससे पहले कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में महाराष्ट्र विधान परिषद की रिक्त 9 सीटों के लिए चुनाव कराने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पिछले वर्ष 28 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। वे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। उन्हें 27 मई यानी सदन में 6 महीने की अवधि पूरी करने तक सदन के लिए निर्वाचित होना है, अन्यथा उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना होगा। उच्चतम न्यायालय ने पालघर भीड़ हिंसा के मामले की जांच पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ ने इस याचिका की सुनवाई की। याचिका में अदालत की निगरानी में इस घटना की जांच कराने या सीबीआई को यह मामला सौंपने की मांग की गई थी। याचिका में 2 साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। मौजूदा जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि याचिका की प्रति महाराष्ट्र सरकार को दी जाए। अब इस याचिका पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज उच्चतम न्यायालय में केंद्र शासित प्रदेश में 4G सेवाएं बहाल किए जाने का विरोध किया। प्रशासन ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चला रहे संगठनों और सीमा पार से उनके प्रायोजकों को फर्जी खबरों के जरिए लोगों को उकसाने का मौका मिलेगा। 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तरुण बजाज ने आज आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार संभाल लिया। इससे पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। श्री बजाज ने कल सेवानिवृत्त हुए अतानु चक्रवर्ती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया। 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने से पहले श्री बजाज आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव थे। वे वित्त विभाग में निदेशक और संयुक्त सचिव भी रहे। उस्मानाबाद जिले के कई भागों में कुंतलगिरी, पेड़ा और खोया न केवल महाराष्ट्र में बल्कि गोवा और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों में भी प्रसिद्ध है। ये खोया महाराष्ट्र में कई मंदिर परिसरों में बेचा जाता है। लॉकडाउन के कारण खोया लाना ले जाना संभव नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खोया बनाने वाले किसानों को नुकसान से बचाने के लिए उस्मानाबाद जिले के भूम तालुका में खोया क्लस्टर बनाया गया है। 5 करोड़ रुपए की लागत के साथ बने इस क्लस्टर में 10 से 12 महीनों के लिए -16 डिग्री के तापमान पर खोए को स्टोर करना संभव है। महाराष्ट्र के साथ अन्य राज्यों में भी यहाँ के खोए की बड़ी मांग है। इस क्लस्टर के कारण तालाबंदी के दौरान 10 लाख लीटर दूध से बने 200 टन खोए को स्टोर करना संभव हुआ। क्लस्टर के संचालक विनोद जोगदंड ने इस मामले में अधिक जानकारी दी। कोरोना की वजह से यहाँ फार्मर का दूध कोई खरीदता नहीं था। इसके लिए हमने
पूरे फार्मर को इकट्ठा करके 1 महीने में 10 लाख लीटर का मावा बनाया, जिसकी आज की मार्केट की प्राइस 2.5 करोड़ रुपए है। 200 टन मावा बना के सब मावा खवा क्लस्टर भूमि की कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। इसकी वजह से जब मार्केट शुरू हो जाएगा तभी 2.5 करोड़ का मावा जो है वो 5 करोड़ तक उसकी प्राइस हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये सब फार्मर के लिए फायदा हो जाएगा। इस क्लस्टर के कारण खोआ स्टोर करने के साथ किसानों को होने वाले नुकसान से भी बचाना संभव हो गया है। देवीदास पाठक के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सूरत से रत्न हीरों का निर्यात फिर शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सूरत डायमंड बॉस से पहली 10 शिपमेंट बुधवार को रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीरे और जवाहरात के केंद्र सूरत में आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू होना अच्छा संकेत है। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश नावड़िया ने कहा कि निर्यात के अलावा सूरत SEZ में 8 इकाइयों ने भी अब 2 महीने के बाद अपना परिचालन शुरू कर दिया है। अब तक 350 श्रमिकों ने फिर से काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में 1 या 2 बार सूरत से मुंबई तक निर्यात पार्सलों को जहाज द्वारा स्थानांतरित करने के लिए समिति एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है, ताकि स्थानिक उद्योगों को निर्यात करने में आसानी रहे। सूरत से लोपा दरबार के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खोंड। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आशा व्यक्त की कि गुजरात लगातार प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में खुशहाली आएगी और वो सुरक्षित रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महान नेताओं की जन्मस्थली है, जिन्होंने देश का भविष्य रचा है। श्री नायडू ने कहा कि महाराष्ट्र ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने राज्य की प्रगति और समृद्धि की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास में गुजरात और महाराष्ट्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपने विकास में महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के बाद हुई है। महाराष्ट्र के 60वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में खाद्यान्न की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। इसे मजदूर दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि ये दिन करोड़ों मजदूरों के कठिन परिश्रम के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ये लोग बेहतर और समृद्ध भारत की नींव है और सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ने अपने संदेश में सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। रामकृष्ण मठ और मिशन आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्वामी विवेकानंद ने उत्तरी कोलकाता के बाग बाजार में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसे अब बलराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ और मिशन की शाखाओं में ये दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विशेष प्रार्थना और पूजा की जा रही है। हमारे कोलकाता संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड-19 और लॉकडाउन के मद्देनजर स्थापना दिवस समारोह सादगी से मनाए जा रहे हैं। समारोह में श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण धारावाहिक ने सर्वाधिक देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रसार भारती ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले महीने की 16 अप्रैल को एक ही दिन में इस कार्यक्रम को 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कोविड-19 के ठोस प्रबंधन के लिए राज्यों से विशेष हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों की पहचान करने को कहा। कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 25% हुई। रोगियों की संख्या अब 11 दिन में दोगुनी। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराने की अनुमति दी। झारखंड विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से तेलंगाना से अपने प्रवासी मजदूरों को वापस ला रहा है। अन्य राज्यों ने भी अपने मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुजरात तथा महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।